मंच पर मौजूद मान्यवर और प्यारे श्रोताओं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजेश शुक्रान जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस मौके पर। कई सारे गुरुजन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। सुनील मेहरोत्रा जी हैं जो मेरे क्राइम रिपोर्टिंग के गुरु रहे। प्रेम शुक्ला जी जिन्होंने मुझे पहली बार क्राइम का कोई असाइनमेंट दिया था दोपहर का सामना में, आपको याद होगा शायद चेंबूर में केबल ऑपरेटर का मर्डर हुआ था, वो कॉपी आपने मुझसे लिखवाई थी। और देवमणि पांडे जी से मेरी पहली मुलाकात 1997 में हुई जब मैं विल्सन कॉलेज का छात्र था। फर्स्ट ईयर बीए में और हिंदी डिपार्टमेंट की ओर से कार्यक्रम रखा गया था, तो मुझे इनको एस्कॉर्ट करने के लिए लगाया गया था और मैं साथ में था। फिर इनको छोड़ते वक्त हम लोग वहाँ पर नया एक रेस्टोरेंट खुला था, आपको याद होगा, वहाँ हमने खाना खाया था। तो पहली मुलाकात थी। उसके बाद 2-4 बार और हम मिले और आज शायद कई दिनों के बाद में मुलाकात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि मेरी किताबों के बारे में बोलने के लिए कहा गया। राजेश शुक्रान जी ने भी संदेश यही भिजवाया, लेकिन मुझे लगता है कि आज जश्न का मौका राजेश जी की किताब का है और बात उन्हीं की किताब की होनी चाहिए। हालांकि मैं अपनी किताबों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ मुंबई शहर के बारे में बोलना चाहता था। बोलो। वीकेंड्स पर शनिवार या रविवार को अक्सर मैं दक्षिण मुंबई का जो पुराना इलाका है, बेलार स्टेट, फोर्ट, कुलाबा, कफ परेड, इन इलाकों में अक्सर मैं अकेले टहलने निकलता हूँ और ये कई सालों से मैं कर रहा हूँ। और जब मैं उन गलियों में घूम रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में बात चल रही होती है कि अब से 200 साल पहले, 300 साल पहले ये जगह कैसी दिखती होगी, तब लोग कैसे होंगे, उनका पहनावा कैसा होगा, तब यहाँ पर किस तरह के वाहन गुजरते होंगे, तब यहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी होगी। सीएसटी रेलवे स्टेशन के पूर्वी तरफ अभी भी वो जो फोर्ट का हिस्सा वहाँ पर मौजूद है, जो जिस किले की वजह से उस पूरे इलाके का नाम फोर्ट रखा गया। तो अक्सर मैं वहाँ पर खड़े होकर इमेजिन करने लग जाता हूँ कि वो किला कैसा रहा होगा। और कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या कोई टाइम मशीन इजाद की जा सकती है जिसमें बैठकर मैं उस पुरानी मुंबई में पहुंच जाऊं और देखूं उस दौर को जब मुंबई शहर में ट्रामें चलती थी, जब समुद्र की लहरें चर्चगेट तक आती थी, जब शहर का दक्षिणी हिस्सा किले की दीवारों के बीच कैद था और बहुत कुछ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम सभी के जीवन काल में ऐसी कोई टाइम मशीन इजाद होगी। हालांकि विज्ञान वो भी कर सकता है और शायद हो भी जाए, लेकिन जब तक टाइम मशीन इजाद नहीं होती है तब तक मुझे उस दौर में पहुंचाने के लिए राजेश शुक्रान जी की किताब मेरे सामने है। तो पहली किताब आमची मुंबई, वो पढ़कर बड़ा मजा आया और मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा और मुझे पूरा यकीन है कि उसका जो दूसरा अंक आ रहा है वो भी उतना ही मजेदार होगा। मुंबई के बारे में यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने मुंबई के बारे में लिखा है और मेरा ये मानना है कि मुंबई के बारे में वही लिख सकता है जो मुंबई के तमाम संघर्षों और इस शहर के तमाम काले पक्षों के बावजूद इसको प्यार करता हूँ। मुंबई के बारे में कोई उठकर मुझे नहीं लगता है कि एक थर्ड पर्सन के तौर पर कोई एक ऑथेंटिक किताब या ऐसी किताब कोई लिख पाएगा जो लोगों के दिल को छुए। जिसने मुंबई को जिया है, जिसने यहाँ संघर्ष किया है, जिसने यहाँ का रहन सहन देखा है, वही मुंबई पर लिख सकता है प्रभावी तरीके से। जहां तक मेरी अपनी किताबों का सवाल है तो मैंने मुंबई शहर पर 2 किताबें लिखी हैं, एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन। एक उपन्यास है और एक नॉन फिक्शन किताब। जो उपन्यास उसका वो अंग्रेजी में, दोनों ही किताबें अंग्रेजी में लिखी गई हैं, उनका हिंदी से अनुवाद भी हुए हैं। पहली किताब बॉम्बे 3, जिसका हिंदी संस्करण ये है, बम्बई नगरिया नाम से प्रकाशित हुआ। बॉम्बे 3 ये किताब
दरअसल उस इलाके के ऊपर लिखी गई है जिस इलाके में मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा। बॉम्बे 3 मुंबई शहर का वो इलाका है जो किसी जमाने में बड़ा बदनाम था, और बदनाम इस तरह से था कि लोग डरते थे मुंबई 3 के लोगों से। मुंबई 3 जो मस्जिद बंदर स्टेशन से आप जब उतरकर मुंबा देवी मंदिर की तरफ जाते हैं मोहम्मद अली रोड से गुजरते हुए, तो ये पूरा इलाका मुंबई 3 कहलाता है। और मुंबई 3 ये एक पिन कोड है, और इसी पिन कोड में दाऊद इब्राहिम भी रहा करता था। आप चेक कर सकते हैं, पाकमुड़िया स्ट्रीट का पिन कोड जो है मुंबई 3 ही है। मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर ही उसका घर था, तो मैं उसी इलाके में पैदा हुआ था। और बचपन में मैंने काफ़ी कम उम्र में काफ़ी हिंसा देखी। मुंबई 3 में गैंग वॉर हुआ, हमारे घर में चर्चा होती थी। पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच में जो गैंग वॉर हुआ करता था, उनके बीच के जो झगड़े होते थे, वहाँ पर हमारे घर के करीब ही ईदू लाला का अड्डा हुआ करता था। वहाँ पर सामने दरियास्तान स्ट्रीट थी, जहाँ पर माधव भाई ठक्कर नाम का करीम लाला का मैनेजर रहा करता था। और ये लोग क्या कुछ करते हैं, इनका लड़ना झगड़ना और इनके सारे लफड़े वगैरह की बात हमारे घर पे बड़े बुजुर्ग करते रहते थे, तो वो सब बचपन से मैं सुनता था। फिर हिंसा हमने देखी सांप्रदायिक दंगों के तौर पर। आप श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे अगर, तो 1992 और 93 में जो दंगों की बड़ी घटनाएं हुई, चर्चित घटनाएं हुई, वो मुंबई नंबर 3 के इर्द गिर्द मेरे घर के 500 मीटर के रेडियस में ज्यादातर घटनाएं हुई। चाहे वो सुलेमान बेकरी पर फायरिंग का केस हो जिसमें 9 बेकरी मजदूर मारे गए, और जिसमें आरडी त्यागी जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे वो जिसमें गिरफ्तार हुए। मेरे घर के पीछे की तरफ ही वो सुलेमान बेकरी है। उस वक्त में श्रीकांत बापट पुलिस कमिश्नर थे, और दंगे के दौरान वो जब मस्जिद बंदर इलाके में आए तो मेरी स्कूल की गली में उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसकी बगल की बिल्डिंग में। फिर जो दूसरे दंगों का दौर शुरू हुआ 6 जनवरी 1993 से, तो जो 2 माथाड़ी कामगारों की हत्या की गई थी, उसके बाद में ट्रिगर हुआ था दूसरे दौर का दंगा। वो भी घर के करीब ही था, मस्जिद बंदर में ही हुआ था वो। सांप्रदायिक दंगों के अलावा बंबई 3 ने आतंकी हमले भी देखे। 12 मार्च 1993 को जो बमकांड हुए थे, जिन जिन ठिकानों पर बमकांड हुआ था, उनमें से एक ठिकाना काथा बाजार का था, मस्जिद बंदर स्टेशन के पास। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शरद पवार का हाल में एक बयान आया कि मैंने एक झूठ बोलकर मुंबई में फिर से दंगे होने से रोक दिया, मुंबई को फिर से दंगों से ग्रस्त होने से बचा दिया। हालांकि ये उनका दूसरा झूठ है। उन्होंने ये कहा कि मैंने जानबूझकर ये कहा कि मस्जिद बंदर में भी ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि मस्जिद बंदर से एक मुस्लिम नाम प्रतीत होता है ना। तो शरद पवार ने क्या कहा कि मैंने जब दंगों में जिन जिन ठिकानों पर बमकांड हुए, तो उनमें मैंने जानबूझकर मस्जिद बंदर का नाम भी घुसेड़ दिया, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ हिंदू इलाकों में ही बम फटे हैं। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि मस्जिद बंदर में भी बम फटा था। काथा बाजार जो है मस्जिद बंदर स्टेशन के जस्ट बगल में है, जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा। तो ये दरअसल झूठ अब कहा था शरद पवार ने। तो ये किताब जो बॉम्बे 3 है, ये उस इलाके में पैदा हुए पले बढ़े 3 दोस्तों की है। उनमें से एक हिंदू होता है, 2 मुसलमान होते हैं, और तीनों के अलग अलग सपने होते हैं कि बड़े होकर किसे क्या करना है। एक जो हिंदू लड़का होता है उसे बड़े होकर पत्रकार बनना होता है, एक जो मुस्लिम लड़का था उसे बड़े होकर पुलिस में जाना होता है, तीसरा जो था वो दंगों की वजह से उसके मन में नफरत भर गई होती है और वो हिंदुओं से घृणा करने लग जाता है, और आगे चलकर वो आईसिस का आतंकवादी बन जाता है, इराक चले जाता है। तीनों लोग जब बड़े होते हैं तो अपना अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। एक टीवी पत्रकार बन जाता है, एक पुलिसकर्मी बन जाता है, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में लग जाता है, एक आईसिस का पत्रकार बन जाता है। लेकिन जब ये लोग जो इन्होंने सोचा होता है बचपन में, जब बड़े होकर ये हासिल कर लेते हैं, तब इन्हें लगता है कि जो कुछ भी इनके सपने थे वो शायद वैसे नहीं थे जैसा कि वे मूर्त होते हुए देखना चाहते थे। और फिर कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जहां पर ये तीनों दोस्त अलग हो जाते हैं और बाद में फिर एक साथ आते हैं। तो ये एक फिक्शनलाइज